चुनाव का जो शोर होता है उसके पीछे असल में क्या होता है? सिर्फ आंकड़े या उम्मीदें, जमीनी हकीकतें? ये कहानियां सिर्फ हार जीत नहीं बताती, ये समझाती हैं कि एक नेता और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता बनता कैसे है या टूटता कैसे है। आज हम एक विधानसभा सीट, सिर्फ एक जनादेश को परत दर परत खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि एक चुनावी जीत को एक असरदार, एक टिकाऊ शासन में आखिर बदला कैसे जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी केस स्टडी है मध्य प्रदेश की भगवानपुरा सीट। पर यह कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है। यहाँ की जो पैटर्न्स हैं, यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं और यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो हमें चुनावी राजनीति और शासन के वो सबक सिखाएंगी जो देश के किसी भी कोने में काम आ सकते हैं। तो हाँ, विश्लेषण एक सीट का है, लेकिन सबक सबके लिए हैं। और इस पूरी बातचीत की नींव एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात पर टिकी है कि जनादेश कोई ताज नहीं है जिसे पहनकर बस बैठ जाएं। ये एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है जो लोगों ने आपको सौंपी है। ये वो भरोसा है जिसे सिर्फ चुनाव के दिन नहीं, बल्कि हर एक दिन अपने काम से कमाना पड़ता है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम 6 हिस्सों में इसे समझेंगे। पहले भगवानपुरा की धड़कन को महसूस करेंगे, फिर आंकड़ों पर नजर डालेंगे, जनादेश की बनावट को समझेंगे, ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करेंगे, फिर एक ठोस ब्लूप्रिंट की बात करेंगे और आखिर में जनादेश से शासन तक का रास्ता देखेंगे। तो पहला कदम, भगवानपुरा की धड़कन। देखिए, कोई भी रणनीति बनाने से पहले उस जमीन को समझना जरूरी है जहां उसे लागू करना है। वहां के लोग कौन हैं, उनकी जिंदगी कैसी है और वो हर रोज किन दबावों में जी रहे हैं। यहां की कहानी इस एक नंबर से शुरू होती है। 87%, 87%। ये भगवानपुरा की अनुसूचित जनजाति की आबादी है। अब ये आंकड़ा उन्हें क्षेत्र की सबसे बड़ी और निर्णायक शक्ति बनाता है। यहाँ का समाज, यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ की राजनीति का हर समीकरण यहीं से शुरू होता है और यहीं पर खत्म होता है। और लोगों की ये जो गिनती है, ये हकीकत सीधे उन मुद्दों से जुड़ती है जो उनकी जिंदगी पर हर दिन असर डालते हैं। पानी और सिंचाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य। ये सिर्फ चुनावी वादों की कोई लिस्ट नहीं है, ये वो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, वो बुनियादी हक हैं जो ये तय करते हैं कि लोगों का भरोसा आखिर जाएगा किस तरफ। असल में यही वो मुद्दे हैं जो किसी भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लिखते हैं। और इन सभी शिकायतों की जड़ में एक गहरा आर्थिक तनाव है। ये मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जहां सिंचाई के साधन बहुत सीमित हैं और इसी वजह से ग्रामीण आय में एक ठहराव सा आ गया है। खेती अब उतना सहारा नहीं दे पा रही और दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार के मौके भी नहीं हैं। यही आर्थिक दबाव असंतोष और बदलाव की इच्छा को जन्म देता है। तो अब जमीनी हकीकतों को समझने के बाद चलिए आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि 2023 के चुनाव नतीजे हमें कागज पर क्या कहानी बताते हैं, क्योंकि याद रखिए, हर आंकड़ा लोगों की आवाज का ही एक हिस्सा होता है। तो ये आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं? 2023 में लगभग 2.5 लाख मतदाताओं में से करीब 79% ने वोट डाला, जो कि एक बहुत अच्छा टर्नआउट है। ये दिखाता है कि लोग अपने अधिकार को लेकर जागरूक हैं। कांग्रेस को करीब 50% वोट मिले, जबकि बीजेपी को लगभग 44%। जीत का फैसला 12,000 से कुछ ज्यादा वोटों से हुआ। ये हैं इस जनादेश के बुनियादी तथ्य। ये चार्ट इस मुकाबले को और साफ कर देता है। ये एक बहुत कड़ा मुकाबला था। जीत का अंतर सिर्फ 6% के करीब है। और हां, एक बात और ध्यान देने वाली है, अन्य उम्मीदवारों ने मिलकर 6.5% वोट हासिल किए। अब इतने कड़े मुकाबले में ये छोटे छोटे वोट शेयर भी नतीजों को पलटने की ताकत रखते हैं। अब देखिए, ये जो आंकड़े हैं, ये सियासी घमासान दिखाते हैं, लेकिन इसी माहौल में एक बुनियादी संवैधानिक मूल्य है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में सार्वजनिक संवाद हमेशा जानकारी से भरा और जिम्मेदार होना चाहिए। इसका आधार हर एक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना है, चाहे वो आपके साथ हो या आपके खिलाफ। 2023 का जो नतीजा है वो अचानक नहीं आया, इसकी जड़ें इतिहास में हैं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भगवानपुरा के मतदाताओं ने पिछले कुछ चुनावों में अपनी राय, अपनी वफादारी कैसे बदली है। ये टाइमलाइन भगवानपुरा के एक स्विंग सीट होने की कहानी कहती है। मतलब यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। 2008 में बीजेपी मजबूती से जीती, 2013 में कांग्रेस ने बाजी पलट दी, 2018 में तो एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ जब एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया, और फिर 2023 में कांग्रेस ने वापसी की। संदेश बिल्कुल साफ है, यहाँ काम और भरोसे पर वोट मिलता है, सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं। तो ये जो पूरा इतिहास है,
ये हमें यहाँ के मतदाता के बारे में आखिर बताता क्या है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि मतदाता के मन को समझे बिना कोई भी रणनीति कामयाब नहीं हो सकती। जवाब मिलता है 2018 के नतीजों में, और यहां पर एक बहुत बड़ी बात छिपी है। जब कांग्रेस के उम्मीदवार ने पार्टी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा तो उन्हें 43% से ज्यादा वोट मिले, जबकि पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को सिर्फ 11%। ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि इस आदिवासी बहुल सीट पर पार्टी के सिंबल से ज्यादा ताकतवर एक भरोसेमंद स्थानीय नेता का चेहरा है, उसका व्यक्तिगत संबंध है। यहां के लोग नेता चुनते हैं, सिर्फ पार्टी नहीं। इतिहास को समझने के बाद अब हम आज की हकीकत का एक व्यवस्थित विश्लेषण करते हैं। किसी भी रणनीति को जमीन पर उतारने से पहले अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां और बाहर के मौकों और खतरों को समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब इसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं, मतलब ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे। ये पूरी तस्वीर साफ कर देता है। सबसे बड़ी ताकत है एक मजबूत आदिवासी नेतृत्व जिस पर लोगों का व्यक्तिगत भरोसा है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी है बूथ लेवल पर पार्टी संगठन का ढीलापन। मौका क्या है? पुरानी सरकार से लोगों की नाराजगी और आदिवासी कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देना। और सबसे बड़ा खतरा राज्य में मजबूत विपक्ष जिसके पास संसाधन और ताकत दोनों हैं। अब जरा बाहरी दबावों को देखते हैं। राजनीतिक दबाव तो साफ है। आर्थिक दबाव कृषि संकट और बेरोजगारी से आ रहा है। सामाजिक तौर पर देखें तो यहाँ की आदिवासी आबादी में मजबूत सामाजिक बंधन हैं जो फैसलों पर असर डालते हैं। तकनीक के लिहाज से मोबाइल की पहुंच तो है, लेकिन टीवी और रेडियो अब भी संवाद के बड़े माध्यम हैं। और सबसे जरूरी, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे जैसे पानी की कमी और वन अधिकार, ये यहाँ की राजनीति और जीवन दोनों के केंद्र में है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? सिर्फ समस्याएं गिनाना काफी नहीं होता, एक समाधान चाहिए, एक साफ और कार्रवाई करने लायक ढांचा। यहीं पर चतुर्मुख सिद्धांत या 4 फ्रंट ब्लूप्रिंट सामने आता है। यह सिद्धांत शासन को 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ने की रणनीति देता है। पहला, चुनावी मोर्चा यानी लोगों से सीधा संपर्क। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा यानी जमीनी स्तर पर टीम बनाना। तीसरा, नैरेटिव मोर्चा यानी अपने काम की कहानी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना। और चौथा, संसाधन मोर्चा यानी विकास के कामों के लिए जरूरी फंड और योजनाएं जमीन पर उतारना। इस रणनीति की खासियत यह है कि इसके चारों हिस्से एक दूसरे को ताकत देते हैं। सोचिए, आप लोगों से संपर्क तब तक नहीं साध सकते जब तक आपके पास एक संगठन ना हो। आप अपने काम का नैरेटिव तब तक नहीं बना सकते जब तक जमीन पर कोई काम ना हो रहा हो। और काम तब तक नहीं होगा जब तक उसके लिए संसाधन न जुटाए जाएं। ये चारों मोर्चे मिलकर ही एक मजबूत किला बनाते हैं। अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी खंड पर आते हैं। चुनाव जीतना सफर का अंत नहीं है, बल्कि असली काम की शुरुआत है। सवाल यह है कि एक चुनावी जनादेश को सफल और स्थायी शासन में कैसे बदला जाए। और स्थायी विश्वास बनाने का रास्ता नैतिक सिद्धांतों से होकर गुजरता है। आज के डिजिटल जमाने में लोगों से बात करने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन एक सिद्धांत कभी नहीं बदलना चाहिए। हर संवाद, चाहे वो फोन पर हो या सोशल मीडिया पर, लोगों की सहमति यानी कंसेंट और उनकी निजता यानी प्राइवेसी के सम्मान पर आधारित होना चाहिए। यही भरोसे की असली नींव है। ये स्लाइड चुनावी जीत और शासन की सफलता के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। इसे ऐसे समझिए, 2 तरह के लक्ष्य होते हैं। चुनाव जीतने का लक्ष्य है मार्जिन को सुरक्षित करना, सत्ता हासिल करना। लेकिन शासन में कामयाब होने का लक्ष्य है लोगों की शिकायतें हल करना, विकास देना और सबसे बढ़कर एक स्थायी विश्वास का निर्माण करना। एक लक्ष्य छोटा और तात्कालिक है, दूसरा बड़ा और दूरगामी। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही विचार पर लाता है। शासन का असली मकसद सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं है। इसका असली उद्देश्य राजनीति से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर पैदा करने के बारे में है और समाज में न्याय और सम्मान सुनिश्चित करने के बारे में है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.